नमस्कार दोस्तों। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत का एक भाग है। तो आइए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तुगलक वंश जो है वो 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक शासन किया था। 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक तुगलक काजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाले प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही थे। अब आगे देख लेते हैं। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली होगा यहाँ पे दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोटी कहते हैं, कोटी के नाम से भी जाना जाता है। 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटने के समय जूना खां द्वारा, जो कि इसका उत्तराधिकारी था, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ये दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें कहा कि दिल्ली अभी दूर है और रास्ते में ही बंगाल अभियान से लौटते ही इसकी मृत्यु हो गई। तो पहले ही इसको मारने की साजिश किया जा चुका था जूना खां के द्वारा। अगला है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूरतम कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया है। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आता है कि रक्त पिपासु किसे कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नया विभाग की स्थापना की। नवीन यानी नया विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जो कि दौलताबाद के नाम से जानी जाती है, स्थानांतरण किया। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को मूल अफ्रीकी नागरिक था ये, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। ये इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है, रेहला। उसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसने डाक चौकियों की स्थापना या गुप्तचर की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता ने दिनार की संज्ञा दी थी। आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इसी के समय में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है,
सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। यानी इसकी सभी ने आलोचना ही की है। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लिया करता था। अब आगे देख लेते हैं। आगे है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला वह पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। यानी राज्य के खर्च पर ही वह हज की यात्रा पर भेज देते थे। यानी मक्का मदीना जो सऊदी अरब में लोग जाते हैं, वो राज्य के खर्च पे ही भेज दिया करते थे। उसने दाउल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की निर्माण करवाया, जिसमें कुशल हकीम रहते थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत बड़ा शौक था। उसके शासनकाल में कहा जाता है कि लगभग 80,000, 1,80,000 होगा यहाँ पे, 1,80,000 दासों की संख्या हो गई थी, जो अब तक की दिल्ली के सल्तनत में सबसे अधिक था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि किसके दिल्ली सल्तनत में किसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगाह की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। उसके राज्य के सबसे प्रमुख वास्तुकार मालिक गाजी शाहना था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे अधिक नहरों का निर्माण हुआ। उन्होंने 5 प्रमुख नहरों का भी निर्माण करवाया था, जो कि सबसे लंबे लंबे नहर थे। इसीलिए उन्होंने सिंचाई कर लेना शुरू किया था। वह उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सराबा, हक ए सार्व भी कहते हैं और कहीं कहीं पे हक ए सराबा भी रहता है, नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई कर कौन सा लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हक ए सराबा या हक ए सर्व। जो किसान शाही नहरों के पानी से सिंचाई करते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग सुल्तान को कर के रूप में देना होता था। यानी ये अतिरिक्त कर था जो सिंचाई के दौरान सुल्तान इन सब से वसूलते थे। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसने बगीचों का शौक था उसको, तो इसीलिए उसने दिल्ली के निकट 1200 बागों का फलों का बाग लगवाए। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाकर स्थापना किया था। यानी मेरठ के स्तंभ और टोपरा के स्तंभ को दिल्ली में ला करके स्थापित कर दिया था। अब आगे देख लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो उसका आंसर है कैकुबाद। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वर्ष 1398 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसी तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया।
तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अब इसका अगला पार्ट आएगा जो MCQ रहेगा। आप लोग MCQ लगाइएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। धन्यवाद दोस्तों।